नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मोमेटासोन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल्स के बारे में इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है, इसके अलावा किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, इस दवा के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर आप इस दवाई के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस दवाई के उपयोगों की बात करें तो इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग एलर्जिक रिनाइटिस में किया जाता है। देखिए, एलर्जी की वजह से जुकाम लगती है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है और आंखें लाल हो जाती हैं, छींकें आती हैं, तो उस कंडीशन में मोमेटासोन दवाई का उपयोग किया जाता है। अब ये बात ध्यान में रखने की है कि किस तरीके से उपयोग किया जाता है। इस दवा का 3 तरीके से उपयोग किया जाता है। एक तो इंट्रानेज़ल, जो कि नाक में डायरेक्ट ये दवाई भेजी जाती है। इसके अलावा टॉपिकल, मतलब स्किन के ऊपर डायरेक्टली इसको अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इन्हेलेशन, मतलब सांस की नलियों में इसे फेफड़ों में भेजा जाता है। तो 3 तरह के इसके उपयोग होते हैं। इंट्रानेज़ल अगर बात करें तो जो मैंने पहले बताया कि जो जुकाम लग रही है, छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, तो उस कंडीशन में इंट्रानेज़ली इसका यूज़ किया जाता है। और नाक में जो भी सिम्टम्स होते हैं, और ज़्यादातर जो सिम्टम होते हैं वो एलर्जी की वजह से होते हैं, तो एलर्जिक रिनाइटिस इसे बोलते हैं। नाक की जो आसपास की जो नलियाँ होती हैं उनमें जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं वो ये सारे सिम्टम्स को पैदा करने लग जाती है। देखिए, इसके अलावा टॉपिकली अगर बात करें तो स्किन पर जैसे कि खुजली हो रही है, लाल लाल निशान हो रहे हैं, चकत्ते हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है स्किन के ऊपर डायरेक्टली इसे अप्लाई करके। और इन्हेलेशन की अगर बात करें तो सांस की नलियों में इसे डायरेक्ट भेजा जाता है पंप के द्वारा, और जो कि इस्तेमाल होता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। देखिए, अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी मोमेटासोन दवाई का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी कैटेगरी के बारे में। देखिए, ये दवाई जो होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं तरह तरह की बीमारियों में। देखिए, अगर बात करें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है, तो ये दवाई जो होती है वो हमारे लंग्स में और हमारे जो सांस लेने की जो पैसेज होता है, सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें जो सिकुड़न पैदा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनके रिलीज़ को ये दवाई रोकती है। तो उससे क्या होता है, अस्थमा में जो सांस की नलियाँ होती हैं उनमें सिकुड़न जो पैदा होती है वो ख़त्म हो जाती है और सांस लेने में आसानी होती है, और जो सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो ख़त्म हो जाती है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा यदि बात करें टॉपिकली क्या होता है, टॉपिकली जब इसे अप्लाई किया जाता है तो जो लाल लाल निशान हो रहे होते हैं और जो खुजली हो रही होती है उसको ये दवाई क्या करती है, जो इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को ये मोमेटासोन दवाई रोकती है। ये था इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से काम करती है हमारे शरीर पर। आइए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। देखिए, यदि पहले एलर्जी है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि कोई और शरीर में इन्फेक्शन है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि इन्हेलेशन मेथड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इन्हेलेशन मेथड की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यदि अस्थमा का अटैक जो है आया हुआ है और जो सडन अटैक जो आता है उसमें इस दवाई का इन्हेलेशन मेथड से उपयोग नहीं किया जाता। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानते हैं इस दवाई के बारे में कि इस दवाई को लिया है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिकली जो यूज़ करते हैं क्रीम यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता शरीर पर, क्योंकि वो टॉपिकली आप यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईचिंग हो सकती है या फिर थोड़ी एलर्जिक जो रिएक्शन है वो देखने को मिल सकती है। मगर यदि आप इन्हेलेशन मेथड या फिर इंट्रानेज़ल मेथड से इस दवाई को यूज़ कर रहे हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, नाक में थोड़ा जो बर्निंग सेंसेशन, एपिस्टेक्सिस जो है वो हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, किसी किसी में नाक से खून आ सकता है जिसे एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं, और इसके अलावा फेरिंजाइटिस हो सकता है, नेज़ोफेरिंजियल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा आप यूज़ करने लग जाते हैं तो क्या होता है, फंगस इन्फेक्शन बनने लग जाता है, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, तो इसलिए जो फंगल इन्फेक्शन बन सकता है। किसी किसी पेशेंट में वॉमिटिंग भी हो सकती है, साइनसाइटिस भी हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ही ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, किसी किसी पेशेंट में ही ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। आइए एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस दवाई के बारे में जानते हैं कि कितनी डोज होती है इसकी, कितने बार आपको यूज़ करना होता है इस दवाई को। देखिए,
अगर इंटरनेजल मेथड से बात करें, नाक में यदि आप इसे दवाई को यूज़ कर रहे हैं तो 12 साल से बड़े बच्चों में और बड़ों में बात करें तो 2 स्प्रे इसके यूज़ किए जाते हैं, दोनों नाक के छेदों में इसे उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें बच्चों में, तो बच्चों में 2 से 11 साल के बच्चों में अगर बात करें तो एक बार इसका स्प्रे किया जाता है। देखिए इनहेलेशन मेथड की अगर बात करें तो 220 माइक्रोग्राम डेली 1 इनहेलेशन में इसका उपयोग किया जाता है और ये जो सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के, ये दवाई रोकती है। इसके अलावा मैक्सिमम इसका 440 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसका जो स्प्रे है वो किया जाता है। इसके अलावा बात करें अडल्ट्स में तो और एक बार इसे अप्लाई किया जाता है टॉपिकली। अगर बात करें क्रीम को अगर बात करें तो और इसे 2 बार 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर, जहाँ भी आपके जो फुंसी हो रही है या लाल लाल निशान हो रहे हैं वहाँ पर। देखिए अवेलेबिलिटी की बात करें, मार्केट में क्या अवेलेबल होता है इसका, मार्केट में देखिए नेज़ल स्प्रे अवेलेबल होता है जो कि नाक में उपयोग किया जाता है। 50 माइक्रोग्राम मीटर्ड स्प्रे जो है इसके अवेलेबल होते हैं। पाउडर जो है इसके अवेलेबल होते हैं ओरल इनहेलेशन के 110 माइक्रोग्राम पर इनहेलेशन के हिसाब से इसके जो ओरल पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, ओरल इनहेलेशन पाउडर अवेलेबल होते हैं। देखिए इसके अलावा 220 माइक्रोग्राम पर इनहेलेशन के जो हैं पाउडर भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा क्रीम की अगर बात करें तो ऑइंटमेंट लोशन जो कि स्किन के ऊपर या फिर बालों पर भी इसे अप्लाई किया जाता है, तो 0.1% जो है इसकी स्ट्रेंथ के जो है क्रीम या ऑइंटमेंट या फिर लोशन अवेलेबल होते हैं मार्केट में। देखिए इस दवाई को लेने के बाद में आपके जो तकलीफ़ें हैं वो कितनी घटी या बढ़ी वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, ताकि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर पाएँ कि ये हमें दिक्कत हुई या फिर ये हमें हमारी जो परेशानी है वो सही हुई। तो जैसे जो नाक से रिलेटेड जो सिम्टम है वो बताना ज़रूरी है, ऐसा कि और जैसा कि रेस्पिरेटरी रेट मतलब आपकी सांस लेने के जो तरीके हैं वो उनमें कोई बदलाव तो नहीं आया, वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। और जो अस्थमा का अटैक है वो कितना कम या ज़्यादा देखने को मिला वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। और बच्चों में अगर यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो सावधानी के साथ में इसे यूज़ करें, ताकि जो ग्रोथ रेट है वो भी इस दवाई से क्या होता है कई बार अफेक्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी है। और अगर बात करें देखिए ऑइंटमेंट की, तो ड्राई स्किन पे उसे अप्लाई किया जाता है। और क्रीम की अगर बात करें तो जो स्किन के ऊपर जो फुंसी हो रही है या लाल लाल निशान हो रहे हैं, चकते हो रहे हैं, तो वहाँ पर इसको उपयोग किया जाता है। और लोशन जो है मैंने पहले बताया कि हेयरी एरिया में यूज़ किया जाता है, ताकि अच्छे से जो है वो अप्लाई हो सके हेयरी एरिया में। तो ये था मोमेंटेसॉन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उस लिंक पर ज़रूर जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।